नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी की शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर। और इसी द्वितीय इकाई में आज का जो हमारा प्रकरण है वो है क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवन परिचय से लाभ। साथियों, हमने क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवन परिचय से लेकर हमने चर्चा की थी। इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी हमने क्षेत्रीय साहित्यकारों के जीवन परिचय को लेकर एक संक्षिप्त में हमने समझने का प्रयास किया था। और इस संक्षिप्त में समझने का प्रयास इसलिए किया था कि इस संक्षिप्त जीवन परिचय से हमारे विद्यार्थियों को किस प्रकार का लाभ हो सकता है और इनसे ऐसे क्या लाभ है कि हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं या हम जो हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं तो उन किताबों में हिंदी की किताब ही मान लीजिए तो उसमें कवि या लेखक का जीवन परिचय दिया जाता है। तो उस जीवन परिचय के माध्यम से बालक हिंदी साहित्य में किस प्रकार अपने ज्ञान को एक पुष्ट करता है, एक मजबूती प्रदान करता है और साहित्य के क्षेत्र में उसका रुझान किस प्रकार जागृत होता है। तो उन सभी के लिए या हम किसी कविता को पढ़ने जा रहे हैं या किसी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं या हिंदी से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी विधा है, चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, रिपोर्टाज हो या फिर हम किसी ऐसे संस्मरण को पढ़ रहे हैं तो उस संस्मरण या उस कविता या उस लेख को लिखते वक्त उस कवि या लेखक का किस परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसने वो लिखी है, या चाहे वो निबंध शैली में है, व्यंग्य शैली में है या तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उस समय की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते उसने उनका विवरण अपनी उस काव्य कृति में प्रस्तुत किया है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। क्षेत्रीय साहित्यकारों के जीवन परिचय के रूप में, क्षेत्रीय साहित्यकारों के जीवन परिचय के रूप में पठन सामग्री में आए प्रमुख कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, कवि एवं लेखकों के जीवन परिचय से जो लाभ प्राप्त होते हैं उनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम जो लाभ है वो इस प्रकार से है। इससे छात्रों को हिंदी भाषा के उन प्रमुख कवियों का ज्ञान प्राप्त होता है। हिंदी भाषा के उन प्रमुख कवियों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उन विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता है जिन्होंने हिंदी काव्य साहित्य में या हिंदी काव्य साहित्य के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है कि उनके उस योगदान में हिंदी काव्य सर्जन में, हिंदी काव्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में या उसकी परंपरा को आगे तक ले जाने में उन कवियों या लेखकों की जो भूमिका है वो किस प्रकार से रही, उन्होंने किस परिस्थितियों का सामना करते हुए उस काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि
गद्य लेखन की बात आती है तो सर्वप्रथम गद्य लेखन की परंपरा को हम बढ़ाने में हम सर्वप्रथम किसका महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, तो मानते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य को एक खड़ी बोली की गद्य को न केवल परिष्कृत किया बल्कि उसे नए रूप में लाकर, एक शुद्ध रूप में लाकर, परिष्कृत भाषा के रूप में लाकर एवं उस समय जो परिस्थितियां थी और उसमें राष्ट्र प्रेम का एक पुट जो शामिल करके हम पाठकों के समक्ष उसे प्रस्तुत किया है। हालांकि वो अल्प आयु में थे, अल्प आयु में लेकर आए थे, लेकिन उस अल्प आयु की अवधि में भी उन्होंने हिंदी साहित्य परंपरा को इतना आगे बढ़ाया, गद्य लेखन की परंपरा को इतना आगे बढ़ाया कि कई कालांतर तक, चिरकाल तक हम उनके इस अभूतपूर्व योगदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। एक बात और इसी तरह से मान लीजिए कि जब पद्य लेखन की बात आती है या तो हम पद्य लेखन में, कविता के लेखन में हम जैसे छायावादी युग आता है तो छायावाद के कवियों एवं आधार स्तंभ जो है निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, पंत हैं, इनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जिसे हम बात करते हैं गद्य लेखन, पद्य लेखन, गद्य लेखन हो गया, पद्य लेखन है। और व्याकरण के बारे में बात की जाए तो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने न केवल हिंदी भाषा में लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया, गद्य पद्य एवं सभी रूपों में, सभी विधाओं में उन्होंने अपनी काव्य कृति का सर्जन किया है और अपने काव्य का एक लोहा बनवाया उस समय। और उन्होंने उस समय सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी में नए आयाम स्थापित किए और सबसे पहला उन्होंने जो ध्यान दिया उस काव्य की बारे में ध्यान देते हुए साथ में भाषा के परिष्कृत रूप को भी उन्होंने सुधारा, साथ में उसमें व्याकरण संबंधित जो गलतियां थी उसको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और उनका जो प्रयास है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो बहुत ही अग्रणीय है और एक ऐसा प्रयास है कि वो हिंदी के क्षेत्र में कभी भी हमसे भुला नहीं सकते। आइए साथी हम बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। इनकी प्रमुख रचनाओं का ज्ञान भी छात्रों को प्राप्त होता है कि जो दूसरा जो द्वितीय जो बिंदु ये कहता है कि इन कवियों के जीवन परिचय से हमें मतलब उनके हिंदी के संबंध में काव्य क्षेत्र का तो ज्ञान पड़ता ही है, साथ में क्या होता है कि कवियों की जीवन परिचय पढ़ने से उनकी रचनाओं का ज्ञान होता है। फिर जैसे मान लीजिए कि भारतेंदु की रचनाएं कौन कौन सी हैं या भारतेंदु मंडल के कवियों की समय की रचनाएं कौन कौन सी हैं या द्विवेदी युग के कवियों की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनका ज्ञान बढ़ता है, साथ में उनके ज्ञान से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। जो हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या हिंदी में अपना जो रुझान रखते हैं उनके हिंदी से संबंधित ज्ञान में सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से तृतीय जो बिंदु हमारे समक्ष हैं वो इस प्रकार से है कि जीवन परिचय के माध्यम से छात्रों को उनके बाल्यकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है, बाल्यकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है एवं उनसे उनकी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मान लीजिए जीवन परिचय से उनके कवि या लेखक के बाल्यकाल से प्रेरणा प्राप्त करते हैं छात्र जब इसको पढ़ते हैं और जिससे वे अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। जैसे कि छात्रों मान लीजिए हम महात्मा गांधी की बाल्यकाल से पढ़ते हैं या फिर हम किसी कवि के बारे में पढ़ते हैं तो हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं या हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ते हैं जो एक छोटा सा बालक है और उसके माता पिता का साया उठ चुका है, लेकिन वो बालक प्रकृति की गोद में बड़ा होकर किस प्रकार काव्य सर्जन में नए आयाम स्थापित करता है। तो बालक उस चीज से प्रभावित होते हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई, बाल्यकाल के जीवन से जुड़ी हुई बातों को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं एवं उनसे एक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चतुर्थ जो बिंदु है
महत्वपूर्ण भी है और वो इस प्रकार से है। जीवन परिचय से छात्रों को प्रमुख जीवन परिचय से छात्रों को प्रमुख कवियों एवं लेखकों के जन्म स्थान, शैक्षिक योग्यता एवं बहुमुखी प्रतिभा का ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन परिचय जब हम पढ़ने जाएंगे तो उससे छात्रों को क्या प्राप्त होगा कि कवि के जन्म स्थान के बारे में, कवि का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उस जन्म स्थान के बारे में, उनके सन के बारे में और उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार हुई थी उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा। और उन कवियों में आज उनकी रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की बहुमुखी प्रतिभाओं की वे धनी व्यक्तित्व थे, इस बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उस बहुमुखी प्रतिभा का ज्ञान भी बालकों को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पांचवा जो बिंदु है वो इस प्रकार से है कि जीवन परिचय से कवियों की कविता के समय, जीवन परिचय से कवियों की कविता के समय की परिस्थितियों के बारे में, जीवन परिचय से कवियों की कविता की रचना के समय उनकी परिस्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। साथियों, इसका बिंदु का मतलब यह है कि उस कवि ने या उस लेखक ने अपना यह लेख लिखा है या कविता लिखी है तो उस समय तात्कालीन परिस्थितियां किस प्रकार रही होगी, तात्कालीन परिस्थितियों का किस प्रकार उसने सामना किया होगा, तब ये कविता हमें प्राप्त होती है, हमने लिखी है और हम उस कविता के माध्यम से तात्कालीन परिस्थितियों के द्वारा हम उस कवि की उस समय की परिस्थितियों का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस समय उनकी मनोदशा के बारे में भी जानकारी हमें काव्य के माध्यम से मिल जाती है। जैसे हम ये मान लीजिए कि एक लेखक के बारे में, एक लेखक है जैसे मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने एक काव्य लिखा था सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और जब्त क्यों किया गया था कि उन्होंने उस काव्य सोजे वतन काव्य के माध्यम से देश की युवाओं को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनमें अपने स्वदेश के लिए मर मिटने एवं प्रेरणास्पद बात लिखी थी, जिससे ब्रिटिश राज्य के लिए ये एक गलत था और उन्होंने उस काव्य को जब्त कर लिया था। ठीक उसी प्रकार से ऐसे बहुत से कवि एवं लेखक रहे। जैसे मान लीजिए आधुनिक काल में भारतीय युग की बात करते हैं तो भारतीय युग में भी राष्ट्रीयता को लेकर बहुत सारी कविताओं का लिखा गया है और बहुत से कवियों को ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी होना पड़ा, उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, लेकिन उन कवियों ने अपने देश प्रेम को, अपने राष्ट्र प्रेम को कभी न छोड़ा। इसलिए साथियों कि जब उन कविताओं को हम पढ़ते हैं तो आज भी हम उस परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय उनकी स्थिति क्या रही। तो साथियों, बिल्कुल हम इन जीवन परिचय विद्यार्थियों को कराना चाहिए और एक जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में कराया जाए तो इससे छात्रों को उस रचना पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होगी, साथ में उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और उस कवि एवं लेखक के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी और उनकी और भी रचनाएं पढ़ने के लिए बालक एवं विद्यार्थी हमारे अग्रसर होंगे। अन्यथा केवल पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वो तो स्वीकार करेंगे ही, पढ़ेंगे ही, लेकिन उनमें रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जाए कि हिंदी शिक्षक की भूमिका रहती है कि बालकों को हिंदी का शिक्षण किस प्रकार कराए कि बालक हिंदी क्षेत्र की ओर प्रवृत्त हो और हिंदी के क्षेत्र में अपने नए आयाम स्थापित करे। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है और हिंदी को पढ़ने में एवं उसके प्रति रुचि जागृत करें। ये हर हिंदी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक का एक दायित्व है कि हिंदी को वो सम्मान दें,
हिंदी को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।